बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर यानी केमिकल इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे और हम देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, ये कैसे इस्टेब्लिश होता है और इसका हमारे सराउंडिंग के साथ, हमारे जिस्म के साथ, इंडस्ट्रीज के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं कितना ताल्लुक़ है इसका। अब अगर हम देखते हैं तो किताब में इंट्रोडक्शन में लिखा है, you know that many physical and chemical changes are occur in our surrounding। अब हमें पता है कि हमारे इर्द गिर्द दो किस्म की चेंजेस होती हैं, या तो वो चेंजेस होगी फिजिकल और या फिर होगी वो केमिकल। दो किस्म की चेंजेस हमारे पास होती हैं। फिजिकल चेंजेस में मामला कुछ यूँ होता है कि जब कोई चेंज वाक़या होता है तो वो हमारे पास होता है रिवर्सिबल। लेकिन इसके बरक्स अगर हम केमिकल चेंज की बात करते हैं, ये जो हमारे पास चेंज है ये इरिवर्सिबल होता है। मिसाल देते चलो, फॉर एग्जांपल मेरे पास, हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं, मेरे पास आइस है और इस आइस को हमने थोड़ा इसका एनवायरनमेंट चेंज किया और इसको 0 डिग्री से हटा के थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हमारे पास ये चेंज होना शुरू हो जाएगा वाटर में। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बात करते हैं कंबशन की, तो कंबशन में हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम एक पेपर लेते हैं, कागज़ लेते हैं और उस पेपर को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं। तो जलाने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट निकलता है वो हमारे पास है ऐश। इस ऐश से वापस ये पेपर बनाना मुमकिन नहीं होता है। बस ये जो आपके पास रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल है, यानी इसको हम रिवर्स नहीं कर पाते हैं। सो देयरफॉर ये जो चेंज आपके पास है ये केमिकल चेंज है। लेकिन इसके बरक्स जैसे आइस को हमने वाटर में बदल दिया तो हम दोबारा इसको कंडीशन देंगे, यानी इसके टेम्परेचर को लोअर करेंगे 0 और माइनस समथिंग। सो ये वापस हमारे पास क्या हो जाएगा, आइस के फॉर्म में आ जाएगा। सो ये क्या है, ये रिवर्सिबल है, यानी रिवर्सिबल चेंज है। और जब ये रिवर्सिबल चेंज है सो ये आपके पास फिजिकल चेंज कहलाता है। ये हमारे पास इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन है कि कब हमारे पास क्या होता है। बिल्कुल जैसे आपके पास ये कंबशन रिएक्शन है, इस तरह रस्टिंग भी है, रस्टिंग भी केमिकल चेंज है। और इसी तरह फिजिकल में अगर हम देखते हैं तो कंडेंसेशन, इवापोरेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, ये सब हमारे पास फिजिकल चेंजेस में आते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर हम बात ये करना चाह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर ये बात ज़रूरी है कि वहाँ पर एक नया प्रोडक्ट बनेगा। आपके पास जैसे हमने मिसाल दी कि पेपर को हमने बर्न किया, कंबस्ट किया और कंबशन के नतीजे में हमारे पास ऐश बन गया। लेकिन जैसे फिजिकल चेंजेस में हम देखते हैं तो फिजिकल चेंजेस में हमारे पास इस तरह नहीं होता है। आइस है वो भी दर हकीकत में वाटर है, लेकिन स्टेट उन्होंने बदल दिया। ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में है और ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में है। जस्ट चेंज ऑफ स्टेट की बात होती है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो मेन टॉपिक हमारे पास आता है वो हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम।
अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल, इस पे थोड़ी सी हमने बात की। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जिसको रिवर्स किया जा सकता हो, यानी वापस अपनी जगह पे लाया जा सकता हो। इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखते हैं, इस डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास वाटर है, लिक्विड। अब इसको हमने कंडीशन दी तो ये हमारे पास सॉलिड यानी आइस के अंदर ये पानी बदल गया, और फिर इसको अगर टेम्परेचर इसका थोड़ा बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली ये दोबारा हमारे पास वाटर में चला जाएगा। इसका मतलब वाटर से आइस और आइस से वापस हमारे पास पानी बनता है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। सो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास रिवर्स होता है। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर जो बात चल रही है इस वक्त आइस और वाटर की, ये फिजिकल स्टेट चेंज की बात हो रही है, किसी केमिकल रिएक्शन की बात नहीं हो रही। ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन में दर हकीकत में इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है, या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे या इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, बॉन्डिंग का फिनोमिना होता है। ये तो जस्ट स्टेट चेंज है, यानी आपका सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में आप चले जाते हो। किताब वाला लिखता है कि एज वी नो दैट अ रिएक्शन विच नेवर कंप्लीट, नेवर कंप्लीट, नेवर कंप्लीट का मतलब ये है कि ये आपके पास जो रिएक्शन है ये मुकम्मल नहीं होता है। एंड एग्जिस्ट इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन सच एज कन्वर्सेशन ऑफ आइस इनटू वाटर बाय मेल्टिंग एंड कन्वर्सेशन ऑफ वाटर इनटू आइस बाय फ्रीजिंग। यानी आपने जब इस आइस को मेल्ट किया तो आपके पास पानी बन गया, और पानी को दोबारा आपने टेम्परेचर लोअर करके फ्रीज किया तो दोबारा आपके पास आइस बन गया। यानी इसका मतलब ये होता है कि आपके पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड और रिवर्स का मतलब ये है कि आइस है आपके पास, अब आपने क्या किया कि आइस को थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा कि आपके पास लिक्विड वाटर में चेंज हो जाएगा, ये आपके पास लिक्विड है। लेकिन इसी के बरक्स अगर मैं क्या करता हूं कि इस वाटर का टेम्परेचर लोअर करता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोबारा आइस के फॉर्म में ये पानी चला जाएगा। अच्छा, अ केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है विच इन्वॉल्व रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसमें दो चीज़ें होती है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास दो मामलात होते हैं। एक हमारे पास होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स यानी रिएक्शन से पहले जो आपके पास मॉलिक्यूल्स या आपके पास कंपाउंड मौजूद है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यानी वो जो रिएक्शन करते हो और उसके नतीजे में, यानी रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्शन करते हैं और उस रिएक्शन के नतीजे में जो कुछ बनता है, प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ये मेरे पास है हाइड्रोजन गैस और ये है मेरे पास ऑक्सीजन गैस। इन दोनों का रिएक्शन कराया तो हमारे पास बन गया H2O, पानी, यानी लिक्विड वाटर हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं, NaHCO3 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ये रिएक्टेंट है। क्या है, क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट जब आगे बढ़ता है डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज का मतलब होता है कि आपका रिएक्टेंट, यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है तो वो ब्रेक डाउन होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज का मतलब होता है कि वो एक, दो या दो से ज्यादा हिस्सों में बढ़ जाएगा। आगे हमारे पास जब ये जाके डिकम्पोज होता है तो हमारे पास बनेगा Na2CO3 बनेगा, साथ में CO2 बनेगा और साथ में आपके पास H2O।
यानी ये जो आपका रिएक्टेंट था जो डिकम्पोज हो गया, जो ब्रेक डाउन हो गया, और उसके नतीजे में सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, तीन चीजें हमारे पास जो वजूद में आए, ये दर हकीकत में प्रोडक्ट्स है। जैसे ये रिएक्टेंट्स हैं तो ये तीनों प्रोडक्ट्स है। क्या है? क्या है? प्रोडक्ट्स है। क्या है? प्रोडक्ट्स है हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास आगे एक सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ, इसके डायरेक्शन किस तरफ है, यानी ये रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा या ये रिएक्शन पीछे की तरफ आएगा, यानी इसके डायरेक्शन के बारे में हमें कैसे इल्म होगा। तो इसके लिए ये बात जरूरी है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय टाइप ऑफ एरो। अच्छा, केमिकल रिएक्शन के अंदर हम दो किस्म के एरो इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास ये एरो है और इस एरो को कहते हैं हेडेड एरो, सिंगल हेडेड एरो। सिंगल हेडेड एरो। सिंगल हेडेड एरो का मतलब ये है कि इसके पास एक ही हेड है, तो देयरफॉर इसको कहते हैं सिंगल हेडेड एरो। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये एरो आपको नजर आ रहा है, अगर ये लेफ्ट से राइट की तरफ है इसका मतलब ये है कि अगर रिएक्टेंट्स इस तरफ रिएक्टेंट्स में लिख दूं और इस तरफ प्रोडक्ट्स लिख दूं तो इसका मतलब है कि लेफ्ट से राइट की तरफ डायरेक्शन है रिएक्शन का। लेकिन अगर इसकी जगह हमारे पास डबल हेडेड एरो हो तो डबल हेडेड एरो हम यानी मेरा मतलब ये है कि अगर मेरे पास कुछ यू हो एरोस तो ये डबल हेडेड एरोस कहलाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। ये जो है ये इररिवर्सिबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये रिवर्सिबल के लिए। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपके जो रिएक्टेंट्स है, क्या है? रिएक्टेंट्स वो आपके प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। किस चीज में बदल रहे हैं? प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। ये एरो ये बता रहा है, ये एरो आपको ये बता रहा है कि आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं, लेकिन ये एरो आपको बता रहा है कि आपके प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट में जा रहे हैं। तो ये जो आपके पास सिंगल हेडेड एरो है ये शो करता है इररिवर्सिबल रिएक्शन को, यानी रिवर्स नहीं कर रहा है, वापस कुछ नहीं बन रहा है, सिर्फ आगे जाके आपके पास प्रोडक्ट बन रहे हैं रिएक्टेंट से। लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहे हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स भी बन रहे हैं। अच्छा, अ रिवर्सिबल रिएक्शन कंटेनिंग टू प्रोसेस फॉरवर्ड एंड रिवर्स। जैसे मैंने बताया कि इसमें फॉरवर्ड यानी आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं तो ये फॉरवर्ड हो गया, और आपके प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में बदल रहे हैं तो ये आपके पास क्या हो गया? बैकवर्ड हो गया आपके पास। तो यानी इसमें दोनों होते हैं आपके पास, फॉरवर्ड और रिवर्स, यानी आगे भी रिएक्शन और पीछे की तरफ भी रिएक्शन, दोनों साइड पे प्रोसेस हो रहा है। Hence, a reversible reaction can move in either direction depend upon the condition. अब ये जो आपके पास रिएक्शन है ये किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल है, ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? कंडीशन। यानी पॉसिबल है कि आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बदल रहे हो या आपके प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में, और ऐसा भी पॉसिबल है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए तो आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में एट अ टाइम ये चेंज होता रहेगा, एट अ इंस्टेंट। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अब हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं अमोनिया के बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का। अब हमारे पास क्या होता है कि जब आपके पास नाइट्रोजन यानी N2 गैसियस फॉर्म में रिएक्शन करता है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, वो भी गैसियस फॉर्म में, यानी 1 मोल नाइट्रोजन का रिएक्शन जब हम करते हैं आपके 3 मोल्स हाइड्रोजन गैस के साथ, तो आपके पास इसके नतीजे में क्या बनता है? इसके नतीजे में बनता है 2 मोल्स ऑफ NH3। NH3 का मतलब है कि ये गैसियस फॉर्म के अंदर अमोनिया है, G का मतलब गैस। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ
रिएक्शन करके और आगे आपके पास अमोनिया बना दिया। लेकिन ऑन द कंट्रास्ट अगर हम बात करते हैं, इसके बरक्स अगर हम बात करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होता है, 2 moles ऑफ अमोनिया गैस में आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू 1 mole ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 moles ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1 मोल आपका नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन हम बना सकते हैं वापस किस चीज से, 2 मोल अमोनिया से, NH3 से। अब हमने देखा कि इसमें ये जो आपके पास रिएक्टेंट्स है, क्या है, ये वाले रिएक्टेंट्स, इन्होंने रिएक्शन किया तो आपके पास अमोनिया बना, लेकिन अमोनिया ने वापस डिकम्पोज करके आपके पास क्या बना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन गया। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी है और ये रिएक्शन रिवर्स भी है। तो ये आपके पास क्या हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल यानी आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। तो ये जो आपके पास रिएक्शन है, मैं इसको अगर बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूं तो मैं यूं लिख सकता हूं कि नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में प्लस हाइड्रोजन H2 गैसियस फॉर्म में, ये आपके पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी हमने कहा था कि डबल हेडेड एरो किस चीज को बताता है, रिवर्सिबल, यानी रिएक्शन आगे भी जाएगा और पीछे भी आएगा। तो हमारे पास 2NH3 गैसियस फॉर्म में यानी अमोनिया आपके पास बन जाएगा। दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अमोनिया हम इस तरह मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी इंडस्ट्री के अंदर ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई फिलॉसफी है, बल्कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है और एक वक्त से ये राइज है। अच्छा, इक्विलिब्रियम दर हकीकत में टर्म इक्विलिब्रियम जो है उसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कहते हैं बैलेंस को। किसे कहते हैं, बैलेंस। इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड बैलेंस। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन मेनी वेज इन आवर सराउंडिंग। हमारे इर्द गिर्द कई तरीकों से ये एग्जिस्ट करता है। द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। और अगर हम आगे बात करें कि भाई रेट जो आपके पास है, रेट का मतलब होता है कि आपके रिएक्टेंट्स कितने जल्दी या कितने स्लो प्रोडक्ट के अंदर बदलते हैं, या आपके प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स के अंदर बदलते हैं। तो वो डिपेंड करता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर। पहली बात हमारे पास आई कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी है। अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत कम है तो यकीनन फिर उतने स्पीड के साथ रिएक्शन नहीं होगा। At the beginning, the quantity of the reactant is higher। हाँ, इसमें एक और बात बहुत अहम है कि हमने देखा कि जब कोई रिएक्शन होता है तो इब्तिदा में जीरो टाइम पे जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास रिएक्टेंट ए है और एक मेरे पास बी है। अब ये दोनों, इन दोनों का ये जो रिएक्टेंट्स है इनका हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं और हमने इसको ए को इसमें डाल दिया है, ठीक है, ये एक रिएक्टेंट्स है और बी मौजूद नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो ए है तो रिएक्शन तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब हमने किया कि इसके अंदर बी भी डालना शुरू कर दिया। अब जब ए और बी मिलना शुरू होंगे तो बिल्कुल इनिशियल में यानी टाइम जीरो के ऊपर कि जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था तो रिएक्टेंट्स तो मेरे पास ए और बी मौजूद है, ठीक है, लेकिन इस जीरो टाइम के ऊपर मेरे पास प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट जीरो है, नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो है और यहां पर ए बी रिएक्टेंट्स मौजूद हैं। लेकिन जैसे टाइम आपका आगे बढ़ा, फॉर एग्जांपल टाइम मेरे पास क्या होगा, T1 हो गया, टाइम समथिंग T1 हो गया, तो उस T1 टाइम के अंदर ये जो A प्लस बी आपके पास रिएक्टेंट्स है ये जाके कुछ न कुछ प्रोडक्ट C प्लस D बनाया होगा, ठीक है। और ये डिपेंड टाइम पे भी करता है कि टाइम के साथ साथ रिएक्शन कहां तक आपका पहुंचेगा।
एंड द रेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज हायर। जब आपके पास यहां पर ये रिएक्टेंट्स यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली ये अच्छा रिएक्शन करेंगे और आपके पास उतना ही स्पीड के साथ COD प्रोडक्ट्स बनेंगे। अच्छा, जैसे जैसे आपके पास रिएक्टेंट्स की अमाउंट यानी A और B आपके पास रिड्यूस होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो डिक्रीजेस। तो A B जो आपस में मिलकर CD बना रहे हैं, इसके बनने का जो शरह है, इसके बनने का जो पर यूनिट टाइम प्रोडक्शन है, वो क्या हो जाएगा, वो कम होता जाएगा। आफ्टर अ सर्टेन टाइम, एक खास वक्त के बाद, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इन द प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट। अब एक ऐसा वक्त आएगा कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है, चूंकि हम बात रिवर्सिबल रिएक्शन की कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको डबल एरो से जाहिर करूं तो अब आपके पास क्या होगा कि AB जो आपस में मिलकर AB मिलकर CD बना रहे हैं और CD आपस में मिलकर AB वापस बना रहे, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मिसाल देते चलूं, मिसाल के तौर पर ये 2 मोल आपका बन रहा है और फॉर एग्जांपल ये 3 मोल्स बन रहा है, तो ये ऐसा ही होता रहेगा, ये 2 मोल्स बनता जाएगा, वो 3 मोल बनता जाएगा और इस तरह ये प्रोसेस कांस्टेंट हो जाएगा। The concentration of the reactant in the product become constant and this state is called dynamic equilibrium। ये क्या कहलाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हम बात करेंगे कि भाई डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। डायनामिक इक्विलिब्रियम दर हकीकत में इक्विलिब्रियम की एक किस्म है और इसमें क्या होता है, डायनामिक। डायनामिक का मतलब ही क्या होता है, डायनामिक कैसे कहते हैं बेटा, मोशन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यानी रिएक्शन हरकत में है लेकिन क्या है, इक्विलिब्रियम में है। यानी जो कंसंट्रेशन आपके प्रोडक्ट का है वो कांस्टेंट है, जो आपके रिएक्टेंट्स का है वो भी कांस्टेंट है। जितना आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल रहा है उतना आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में याद रहे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी आपके रिएक्टेंट्स जो बदल रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स के अंदर उतना रिवर्स होता है, यानी प्रोडक्ट आपका उतना ही वापस आता है जितने आपके रिएक्टेंट्स आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। क्या होता है कि आपका रिएक्शन कंप्लीशन से पहले क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। यानी इसका मतलब सिंपल ये है कि यहां पर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। याद रहे कि जब हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट्स क्या चीज, रिएक्टेंट्स किस में बदलते हैं, प्रोडक्ट्स में, और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नो कंप्लीशन, कंप्लीशन तो होगी नहीं, वो तो होता ही रहेगा। द रेट ऑफ द बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल अपॉन रीचिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक खास पॉइंट पे पहुंचकर ये बैलेंस होता है। इनिशियल में तो जैसे हमने तस्करा किया कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो प्रोडक्ट धाड़धड़ बन रहा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रेट क्या होता है, कम होता है, हाँ, और फिर जाके ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। द फॉलोइंग ग्राफ विच इज कंसंट्रेशन विथ टाइम, यहां हम अगर देखते हैं ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये हमारे पास टाइम है और ये हमारे पास कंसंट्रेशन है। क्या है, टाइम एंड कंसंट्रेशन। यहां पर देखिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां देखिए ये आपके पास ये रिएक्टेंट्स यहां पर शुरू हो रहा है, ये रिएक्टेंट्स है, क्या है, रिएक्टेंट्स। रिएक्शन की कंसंट्रेशन इस वक्त जो है वो मैक्सिमम लेवल पे है और इसी टाइम में जीरो टाइम में अगर हम देखते हैं तो ये मेरे प्रोडक्ट्स वाला
कर्व है। तो प्रोडक्ट कितना है भाई? 0 है। यानी जब रिएक्टेंट्स मैक्सिमम था, ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या है? 0 है। जैसे पहले भी तस्करा किया कि अगर हमारे पास टाइम 0 पे था तो उस वक्त हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स ए बी मौजूद थे और प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था। लेकिन यहां आप देख रहे हो कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ये टाइम आगे बढ़ रहा है तो ये कर्व नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन में कमी आ रही है और साथ साथ आप देख रहे हो कि ये 0 से ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कंसंट्रेशन इसके, अगर हम यहाँ पर 20 मिनट्स पे लेते हैं तो यहाँ पे पहुंचता है। अगर हम 40 मिनट्स पे लेते हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम इस वाले कर्व की बात करते हैं जो रिएक्टेंट को शो कर रहा है, वो देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है? 0 पे मैक्सिमम है, 10 पे ये रिड्यूस हो गया है। ये अगर हम 50 पे देखते हैं तो 50 पे ये काफी रिड्यूस हो चुका है। लेकिन यहां पर ये 58 पे जाके मिनट पे लगभग कांस्टेंट कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब जितना प्रोडक्ट बनना था वो बन गया। अब वो प्रोडक्ट और वो रिएक्टेंट्स आपस में सिर्फ क्या करेंगे? चेंज होंगे। यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में बदलते जाएंगे विद अ कांस्टेंट रेट। मैं राइट? गुड, नाइस। अच्छा जी, अब हम इसके एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं कि हमारे पास हम चाहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयोडाइड हम जब प्रोड्यूस करते हैं तो इसके लिए हम रिएक्टेंट्स देते हैं आयोडीन और हाइड्रोजन। आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन हमने लिया। और इनिशियल में आप देखते हो कि जब हमारे पास अभी हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं बना है तो ये हमारे पास ये क्लोज कंटेनर है। इस क्लोज कंटेनर के अंदर कलर जो है वो क्या है? डार्क है। क्या है? और जैसे जैसे आपका रिएक्शन बढ़ता जा रहा है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है और आपके रिएक्टेंट कंज्यूम कर यानी प्रोडक्ट में कंज्यूम हो रहे, इस्तेमाल हो रहे हैं। सो ये कलर आपके पास बदल रहा है और फिर जाके जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो उस वक्त हाइड्रोजन आयोडाइड आपके पास वापस जाके हाइड्रोजन और आयोडीन में बदलता है, हाइड्रोजन और आयोडीन जाके हाइड्रोजन आयोडाइड में बदलता है और इस तरह ये रिएक्शन चलता है। अच्छा, यहां पर जैसे हमने कहा कि रिएक्शन चलता है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं करा है बल्कि रिएक्शन रीच डायनामिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टॉप कभी भी नहीं करेगा बल्कि वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगा। सो आज का टॉपिक हम यहाँ तक एंड करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक पे जाएंगे।